हेलो फ्रेंड्स, नोट्स बुक्स में आप सबका वेलकम है। आज हम सब लोग बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास का सेकंड पेपर प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तुकला के अति लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अजंता चित्रकला की विशेषता बताइए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता अवस्थित है। यहाँ से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी तक निर्मित गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता चित्रकला विश्व की अनूठी चित्रकला है। यहाँ टेम्पेरा पद्धति पर चित्रकारी की गई है। यहाँ से हीनयान एवं महायान से संबंधित चित्रकारी प्राप्त हुई है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध प्रतीक एवं महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र तो प्राप्त ही हुए हैं, हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं पशु चित्रण को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अजंता से प्राप्त मर्दासन राजकुमारी के चित्र पर टिप्पणी कीजिए। अजंता की गुफा नंबर 16 से मर्दासन राजकुमारी मर्तुही राजकुमारी का चित्र प्राप्त हुआ है। इस चित्र में एक स्त्री लेटी है जिसके सिर को दासियां उठा रही हैं। उस महिला का सिर गिर रहा है, आंखें बंद हैं और मुख पर असीम पीड़ा है। समीप ही संबंधी रो रहे हैं, अन्य स्त्री पुरुष शोकमग्न हैं। विद्वत वर्ग इस चित्र को मर्दासन राजकुमारी का चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्यकालीन बसाड़ बखिरा सिंह शीर्ष पर टिप्पणी की लिखिए। बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ नामक ग्राम में स्थित सिंह शीर्ष स्तंभ चौकोर चौकी पर सादा खड़ा है। इसकी आकृति मौर्यकालीन अन्य स्तंभों से भद्दी है। सिंह एवं चौकी के मध्य सामंजस्य नहीं है, दोनों अलग अलग अंग प्रतीत होते हैं। कलाविदों ने इसे आरंभिक मौर्यकालीन माना है। संकिसा के गजसिंह शीर्षक स्तंभ पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकिसा या संकास्या नामक स्थान पर स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर गज की आकृति है। इसके गोल फलक पर मुचुकुंद कमल के पुष्प एवं कलियों की बेल है तथा बीच बीच में त्रिरत्न चिन्ह है। इसका कंठा अलंकृत तथा उसके नीचे उल्टी कमलाकृति अत्यंत सुंदर है। यद्यपि शीर्षस्थ गज सजीव कलात्मक है तथापि उसमें गतिशीलता का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 5, रामपुरवा के सिंह शीर्ष पर प्रकाश डालिए। बिहार प्रांत के चंपारण जिले के रामपुरवा नामक ग्राम से प्राप्त स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त है। यह स्तंभ पर बैठा है, इसके मुख नीचे की ओर लटका है। पंजों पर बैठे सिंह से के बाल लहरा रहे हैं। यह पुष्ट एवं मांसलता युक्त कौशलपूर्ण ढंग से तराशा गया है। यह विकास के मौर्यकालीन तीसरे सोपान का है। क्वेश्चन नंबर 6, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ विलक्षण है, सिद्ध कीजिए। यूपी के वाराणसी जिले में सारनाथ से प्राप्त स्तंभ पर 4 खड़े सिंह पीठ सटाए तराशे गए हैं। गोल चौकी पर घोड़ा, बैल, हाथी एवं सिंह बने हैं। ये पशु अत्यंत स्वाभाविक मुद्रा में है। यह स्तंभ वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। चौकी पर स्थित चारों सिंह पीठ सटाए हैं। इनकी मुखाकृति क्रोध से तमतमाई लगती है। फड़कते नथुने, तनी मूछें, खुले मुंह, बड़ी बड़ी भयानक खुली आंखें, खड़े कान, पैरों में खिंचाव एवं मांसपेशियों की अकड़न स्वाभाविक है। चारों सिंह सामंजस्य की प्रतिमूर्ति लगते हैं। इनके ऊपर एक चक्र 24 तीलियों युक्त था जो अब सारनाथ संग्रहालय में है। वर्तमान में यही सिंह शीर्ष राष्ट्रीय चिन्ह है। इनके प्रथम दृष्टया अवलोकन से ये कहना उचित हो जाता है कि यह विलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य कला पर क्या विदेशी प्रभाव था। मूर्तिकला के साक्ष्य सैंधव सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तदंतर अशोक के काल में ही मूर्तिकला दिखाई पड़ती है, या वह भी अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति में। विद्वानों ने इस परिवर्तन एवं मौर्यकालीन कतिपय विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था, परंतु यह समस्त तथ्य निराधार एवं तर्कहीन है। यह ठीक है कि सैंधव सभ्यता एवं मौर्य काल के मध्य साक्ष्य लगभग अप्राप्य हैं, परंतु साहित्यिक कृतियों में वर्णित तथ्यों से इसकी पुष्टि होती है कि भारतीय कलाकारों ने मौर्य काल में राजक्रय प्रकार साहित्यिक तत्वों को मूर्ति रूप प्रदान किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव की भावना कोरी कल्पना होगी। क्वेश्चन नंबर 8,
शुंगकालीन प्रमुख कला केंद्रों पर प्रकाश डालिए। शुंगकालीन कला का भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस कला के प्रमुख केंद्र भरूच, बोधगया एवं सांची हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा, उज्जैन और उदयगिरि एवं खंडगिरी आदि स्थान भी कला के रूप में विख्यात हैं। शिल्प की दृष्टि से भी सबसे पुराना कला भरहुत सबसे पुराना कला केंद्र है। तदंतर बोध गया एवं सांची इस काल में वेदिकाएं एवं तोरण निर्मित हुए। भरहुत एवं सांची स्तूप के चारों तरफ वेदिकाएं बनाई गई हैं। इस पर उत्कृष्ट कलाकारी भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, शुंगकालीन कला की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? यूँ तो शुंगकाल बौद्ध विरोधी काल कहा जाता है, परंतु सर्वाधिक बौद्ध कला की उन्नति इसी समय हुई। स्तूपों के विभिन्न अंग इस काल में अलंकृत किए गए। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं यथा बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन, मार विजय एवं महापरिनिर्वाण आदि। इसके अतिरिक्त जातकों की कथाएं, बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं, एथि तत्वों के अंकन, यक्ष यक्षिणियों, प्राकृतिक दृश्य, देवताओं का उत्कीर्णन, पशु अंकन एवं सामाजिक जीवन शुंगकालीन कला के प्रमुख वर्ड विषय थे। शुंगकालीन कला मूलतः लोक कला थी। क्वेश्चन नंबर 10, शुंगकालीन गांधार कला एवं मथुरा कला में क्या अंतर था? संक्षेप में समझाइए। वर्तमान पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को प्राचीन काल में गांधार कहा जाता था। इस काल में विदेशी तत्वों के प्रभाव में आकर यहाँ की विकसित कला को गांधार कला एवं भारतीयता प्रभावित मथुरा में विकसित कला को मथुरा कला कहते हैं। गांधार कला एवं मथुरा कला के प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। मथुरा कला भारतीयता पर आधारित है। गांधार कला में विदेशी तत्वों का समावेश है। मथुरा कला भाव प्रधान है, जबकि गांधार कला अंग प्रत्यंग एवं मांसपेशियों के प्रदर्शन को प्रधानता देती है। मथुरा कला के बुद्ध मूछ एवं केश विहीन है, जबकि गांधार कला के बुद्ध मूछ एवं लच्छेदार बाल हैं। मथुरा के बुद्ध धोती कुर्ता पहनते, जबकि गांधार बुद्ध साधु वेश में है। मथुरा के बुद्ध प्रभाव मंडल युक्त हैं, जबकि गांधार बुद्ध नहीं। मथुरा कला आदर्शवादी है, जबकि गांधार यथार्थवादी। गांधार कला का जीवन अल्पकालिक था, जबकि मथुरा कला दीर्घकाल तक जीवित रही। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालिए। सिंधु संस्कृति के अन्वेषण के समय मोहनजोदड़ो से एक जलाशय प्राप्त हुआ। यह 39 × 23 फीट आकार का 8 फीट गहरा स्नानागार है। इसके ऊपर खुला प्रांगण एवं बाद में बरामदा निर्मित है। यह पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें से कतिपय पटरे भी मिले हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इनमें फिसलने से बचने के लिए पटरे लगे रहे होंगे। उत्तर की तरफ सीढ़ी बनी हुई पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट को जिप्सम से मिले मसाले से जोड़ा गया है। फिर कड़े मसाले का लेप है। बाहर की ओर गारे से जुड़ी पक्की ईंट है। तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाला भी बना है। 3 और कोठरियाँ भी हैं। एक कुआं भी प्राप्त हुआ है, जिससे जलाशय में पानी भरा जाता रहा होगा। एक कमरे में सीढ़ी बनी है, इससे इसके 2 मंजिलें होने की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु क्षेत्र में निर्मित अन्नागार के विषय में आप क्या जानते हैं? सिंधु क्षेत्र से प्राप्त अन्नागार 150 बाई 75 फीट के क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसमें 27 प्रकोष्ठ हैं, जो क्रिस क्रॉस पद्धति पर अवलंबित हैं। इसकी बाहरी दीवार किले की भांति ऊंची एवं झुकी है। इसी प्रकार यह 50 × 20 फीट तथा 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। इसकी फर्श लकड़ी के पटरे से बनी है। हवा एवं प्रकाश की सुविधा के साथ माल को रखने व निकालने के लिए भी उचित सुविधा है इसमें है। यहाँ संभवतः अकाल के लिए खाद्य सामग्री संकलित की जाती रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13, लोथल से प्राप्त बंदरगाह पर प्रकाश डालिए। गुजरात के उत्खनन के समय एक अन्य भवन प्राप्त हुआ। यह गोदी या बंदरगाह रहा होगा। यहाँ से संभवतः पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। गोदी का आकृति विषम बाहु चतुर्भुज की भांति है। यह पूर्व से पश्चिम 710 फीट लंबी तथा 124 फीट चौड़ी है। इसके चारों ओर 14 फीट ऊंची दीवार निर्मित है। समुद्र की तरफ जार एवं भाटे को नियंत्रित करने के लिए एक फाटक लगा था।
इस प्रकार एक प्राकृतिक गोदी को कृत्रिम गोदी में परिवर्तित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र के नगर विन्यास पर प्रकाश डालिए। कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विवरण से पाटलिपुत्र में व्यवस्थित नगर विन्यास का उल्लेख हुआ है। पटना एवं बुलंदीबाग की खुदाई से मिले साक्ष्यों से उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। यह वही स्थल है जिसकी किलेबंदी अजातशत्रु ने कराई थी। इस नगर का निर्माण चंद्रगुप्त ने कराया था। यह 1/1/2 मील के घेरे में अवस्थित था। यह नगर सोन एवं गंगा के तट पर बसा था। इसके चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 44 फीट गहरी खाई थी। खाई के बाद 12 से 13 फीट ऊंची सहतीर की बल्ली से निर्मित प्राकार था। इस प्राकार में 64 द्वार एवं 500 बुर्ज थे। इस प्राकार के बाद संभवतः साल वृक्षों की बाढ़ थी। खाई पार करने के लिए द्वारों पर लकड़ियों का पुल था। इसके मध्य निर्मित राजप्रासाद वीथ एवं सड़कों से सुनियोजित था। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त के राजप्रासाद पर टिप्पणी कीजिए। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रासाद का उल्लेख किया है। यह प्रासाद नगर के मध्य निर्मित था। यह 3 भागों में निर्मित था। पहले भाग में हरकतशाला, दूसरे भाग में सभा भवन, तीसरे भाग में राजोद्यान था। इसकी सुरक्षा हेतु लकड़ी के खंभे लगे थे। कुंभरहार की खुदाई से इसी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुंभरहार से सभा भवन पर प्रकाश डालिए। पटना के कुंभरहार नामक स्थल से उत्खनन के फलस्वरूप एक 80 खंभों का भवन निकला है। इसे सभा भवन संज्ञा दी गई है। इसके समीप आवासीय भवनों के प्रमाण मिले हैं। कुछ लोग इसे चंद्रगुप्त का सभा भवन न मानकर अशोक का मानते, परंतु इस पर औपदारलेप है। इसे अशोक ने अपने पूर्व होना बतलाया है। मेगास्थनीज एवं पतंजलि के लेख से यह चंद्रगुप्त मौर्य का ही सिद्ध होता है। इस सभा भवन में 80 खंभे 8 पंक्तियों में 10-10 की संख्या में बने नियोजित हैं। पूर्व की ओर 2 अतिरिक्त स्तंभ राजा के अधिष्ठान पर प्राकट्य करते हैं। ये स्तंभ गोल हैं। खंभे को पिरोने के लिए छेद आज भी प्राप्त हैं। इनके ऊपर चौकियों पर सभा भवन की छत रही होगी। छत के पट्टों को चूने से बचाने के लिए अवश्य प्लास्टर किया रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के स्तंभों की समान विशेषता बताइए। अशोक के स्तंभों की समान विशेषता निम्नलिखित थी। स्तंभ चुनार के दूसरी पत्थर से निर्मित थे। स्तंभ एकांश में पत्थर के थे। स्तंभों के नीचे कोई भी आधार नहीं था। सभी का वजन 50 टन एवं ऊंचाई 50 फीट थी। स्तंभ के ऊपर प्रस्तर खंड अलग से जोड़ा गया था। स्तंभ के 3 भाग थे। उल्टा कमल, पंखुड़ियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं। दूसरा, शीर्ष पर रखी चौकियाँ गोल, चौकोर एवं अनगढ़ हैं। तीसरा, इनके ऊपर सिंह, हस्ती, बैल या अश्व की आकृतियाँ हैं। सारनाथ से 4 सिंह पीठ सटाए मिले हैं। कुछ के ऊपर चक्र लगा है। इन पर चमकीली ओप या पालिश है। यह राजकीय कला या दरबारी कला परंपरा में निर्मित था। क्वेश्चन नंबर 18, स्तूप वास्तु से आप क्या समझते हैं? सामान्य भाषा में स्तूप शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, परंतु इसकी प्राप्ति वैदिक साहित्यों में भी होती है। ऋग्वेद में स्तूप के छायादार वितान, अग्नि की उठती ज्वाला को हिरण्य स्तूप एवं शतपथ ब्राह्मण के असुरों के शमशान गृह को स्तूप कहा गया है। महाभारत में स्तूप शब्द के स्थान पर चैत्य स्तूप का उल्लेख हुआ है। लारिया नंदनगढ़ से 500 ईस्वी पूर्व के स्तूप प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के समाधि स्थल पर स्तूप निर्माण बहुत पहले से होता आया था। बुद्ध ने भी चौराहे पर स्तूप आकृति बनवाने का निर्देश दिया। मूलतः स्तूप महापुरुषों की धातु प्रायोगिक सामग्री पर निर्मित स्मारक होता था। बाद में स्तूप बौद्ध एवं जैनों से संबद्ध हो गया। स्तूप के विभिन्न अंगों का उल्लेख कीजिए। स्तूप का मुख्य अंग अंड होता है। यह ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। इससे सटी मेढ़ी होती है जो वेदिकाओं द्वारा निर्मित होती है। वेदी के चतुर्दिक निर्माण प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था। वेदिकाओं को उछड़ी एवं सूची से जोड़ा जाता था। कुछ स्तूप में मध्य वेदिका होती थी जहाँ सोपान के माध्यम से पहुँचा जाता था।
स्तूप के शीर्ष को एक भव्य वेदिका होती थी जिसे उच्च वेदिका कहते हैं। उच्च वेदिका के मध्य यष्टि घड़ी होती थी। यष्टि में छत्र पिरोए जाते थे। यष्टि जहाँ घड़ी होती थी उसी स्थल पर धातुअंश या पारिभोगिक अंश संरक्षित रहता था। चैत्य विहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। चैत्य विहार के निर्माण की प्रक्रिया अशोक के शासनकाल में ही आरंभ हो गई थी। दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, परंतु दोनों में कतिपय अंतर है। यथा विहार में बौद्ध संघ निवास करता था, जबकि चैत्य बौद्ध देवालय होता था। चैत्यों में आवश्यक रूप से स्तूप होता था, जबकि विहार में स्तूप का होना आवश्यक नहीं है। चैत्य कहीं भी निर्मित कराया जा सकता था, जबकि विहार प्रायः पहाड़ियों पर निर्मित कराए जाते थे। चैत्य में प्रदक्षिणा पद होता था, विहार में नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, भाजा के चैत्य पर प्रकाश डालिए। भाजा का चैत्य में मुख्य द्वार से बिना रुके ही पहुंचा जा सकता है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। बीच वाले द्वार से मंडप होकर गर्भगृह में जाता था। इसका आकार लंबोत्तर है। अंदर के स्तंभ 8 पहले हैं। इसके ऊपर गोल अर्ध अंडाकार आकृति का स्तूप अंड है। इसके ऊपर यष्टि तथा छत्रवली लगी है। क्वेश्चन नंबर 22, हीनयानी विहार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हीनयानी विहार भाजा, कोंडाने, अजंता, नासिक आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इन विहारों में महात्मा बुद्ध के प्रतीकों का ही प्रदर्शन हुआ है। बुद्ध के प्रतीक के रूप में हाथी, बैल, सिंह आदि को उकेरा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्तकालीन मंदिर के प्रमुख अंकों पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख अंक निम्नलिखित थे। गर्भगृह, यह वर्गाकार स्थल जहाँ पर उपास्य देव की प्रतिमा स्थापित की गई है। शिखर, गर्भगृह के ऊपर की छत को शिखर कहा जाता था। मंडप, गर्भगृह के सामने स्तंभों पर अवलंबित बरामदे को मंडप कहते थे। यह भक्तगण इकट्ठे होते थे। अर्धमंडप, मंडप एवं गर्भगृह के मध्य लघु आयताकार बरामदा लघु मंडप कहलाता था। अंतराल, गर्भगृह एवं मंडप को पृथक करने वाला भाग अंतराल कहलाता था। अधिष्ठान, जिस चबूतरे पर मंदिर निर्माण किया जाता था अधिष्ठान कहलाता था। उपयुक्त के अतिरिक्त आमलक, कलश आदि मंदिर के अन्य अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तिकुवा के मंदिर वास्तु पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश में जबलपुर के तिकुवा गांव से वर्गाकार मंडप के गर्भगृह पर 4 स्तंभों पर आधारित एक मंदिर मिला है। मंदिर के स्तंभ 8 पहले हैं, ऊपर 16 पहल है। सबसे ऊपर स्तंभ गोल हो गए हैं, इस पर कलश बना है। सबसे ऊपर सिंह आकृति है। मंदिर का प्रवेश द्वार अलंकृत है। चौखट पर दाहिनी ओर मकरारूढ़ गंगा एवं बाईं ओर कक्ष पारूढ़ जमुना की आकृति है। चौखट के ऊपर सिर्फ गरुड़ की आकृति है। यह गुप्त युगीन प्रथम मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 25, एरड़ वराह मंदिर पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरड़ से आयताकार गर्भगृह वाला वराह का विष्णु मंदिर मिला है। इसके सामने 2 स्तंभों पर मंडप बना है। इसमें एक एक प्रवेश द्वार है। 2 स्तंभों पर मंडप बना है। मंदिर पूरी तरह अलंकृत है। मंदिर की दीवार सादी है। इसका अलंकरण तिकुवा के मंदिर की भांति है। क्वेश्चन नंबर 26, नचना के कुठार मंदिर पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से प्राप्त पार्वती मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना गर्भगृह के सामने खंभों पर आधारित मंडप है। गर्भगृह के सामने प्रवेश द्वार स्तंभ पर गंगा एवं जमुना की मूर्तियां हैं। इन पर मिथुन मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भुमरा के शिव मंदिर पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले के भुमरा नामक स्थान से प्राप्त शिव का मंदिर शिव का है। वर्तमान में सिर्फ इसका गर्भगृह शेष है। इसमें भी मंडप एवं प्रदक्षिणा पद अवश्य ही बना रहा होगा। इस मंदिर के ललाट और बिंदु पर शिव की भव्य मूर्ति का अंकन है। दीवारों पर गुप्तकालीन अन्य मूर्तियां भी निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मंदिर वास्तु की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। पूर्व मध्यकाल मंदिर वास्तु के निर्माण का स्वर्णकाल था। इस काल में निर्मित मंदिर नागर, वेसर या द्रविड़ शैली में निर्मित हुए। हिमालय से विंध्याचल के मध्य निर्मित मंदिर नागर शैली, विंध्याचल से कृष्णा के मध्य वेसर शैली एवं कृष्णा से कुमारी अंतरीप तक निर्मित मंदिर द्रविड़ शैली मंदिर कहलाए। क्वेश्चन नंबर 29, नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य निर्मित हुए। इनका केंद्र मध्य प्रदेश था। ये मंदिर निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर बटे हुए हैं। इन्हें पाद, जगती, जंघा, शरीर, ग्रीवा, मस्तक, आमलक, यष्टि एवं पताका कहते हैं। मंदिर के अधिष्ठान को जंघा या जगती कहते हैं।
मंदिर मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ एवं शिखर कहते हैं। मंदिर समान अलंकृत है। क्वेश्चन नंबर 30, द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता बताइए। इस शैली के मंदिर विंध्याचल से कृष्णा नदी के मध्य निर्मित हैं। इन मंदिरों में विशाल प्रांगण होता है। प्रांगण के द्वार से होकर मंदिर में पहुंचा जाता है। मंदिर की चार दीवारी प्राकार कहलाती है। प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। इसके दूसरी तरफ निर्मित तोरण विमान कहलाता है। प्रत्येक मंदिर जलाशय, भोग मंडप, गर्भगृह, नंदी मंडप, महामंडप युक्त हैं। मंदिर अति अलंकृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बेरसो शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बेरसो शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक था। बेसर का आश्रय खच्चर होता है। चूँकि बेसर शैली मिली जुली शैली है, इसलिए यह खच्चर शैली या बेसर शैली कहलाई। बेसर शैली के मंदिर का प्राकार विहीन होते हैं। इस मंदिर के मंडप, अर्धमंडप एवं विमान प्रमुख अंग होते हैं। दीवार का बाह्य भाग नागर शैली से, यह मंदिर के भाग द्रविड़ शैली से प्रभावित है। गर्भगृह की योजना में मिश्रित योजना होती थी। मंदिरों का प्रवेश द्वार पीछे की ओर होता था। मंदिर के सामने स्तंभ युक्त बरसाती बनी होती थी। मंदिर की दीवारें अति अलंकृत होती थी। क्वेश्चन नंबर 32, आबू के बिमल शाही मंदिर पर प्रकाश डालिए। आबू पर्वत राजस्थान पर निर्मित यह जैन मंदिर है। यह आज भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। यह श्वेत संगमरमर से बना है। यह चतुर्दिक दीवारों से घिरा है। इसमें विशाल आंगन एवं चारों ओर कोठरियां हैं। इस मंदिर में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनमें अधिकांश में आदिदेव एवं ऋषभदेव की मूर्तियां हैं। प्रकाश की व्यवस्था इसमें सामने से है। यह मंदिर का द्वार गुंबदाकार है। मंदिर 45 गुणे 95 फीट के प्रांगण में अवस्थित है। इसके 3 अंग द्वार, मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह है। इसमें 8 स्तंभों पर गुंबदों का भार है। इसके बाद गर्भगृह में 8 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इसमें गुंबद 30 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंतःभाग एवं गर्भगृह स्तंभ आदि अलंकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु नगर विन्यास के बारे में आप क्या जानते हैं। सिंधु प्रदेश के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि थे। इस योजना में प्रायः समस्त बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार हुआ था। यह व्यवस्था उतनी उच्च कोटि की नहीं थी कि इसका निर्माण कुशल इंजीनियरों का ही कार्य हो सकता है। यह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि इसका निर्माण कुशल इंजीनियरों का कार्य ही हो सकता है। इस योजना की आधार पीठ का थी। नगर की प्रमुख सड़कें ये पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर इनके द्वारा कई खंडों में विभक्त हो जाता था। प्रत्येक खंड की माप 400 गुणे 1200 मीटर होती थी। ये खंड मोहल्ले के रूप में हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की सभ्यता की मूर्तियों की विशेषता बताइए। सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा की कुछ मूर्तियां बड़ी कलात्मक एवं कल्पनापूर्ण हैं। पत्थर की मूर्तियां अल्प संख्या में प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में सिलखड़ी का बना पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है। यह पुरुष दाढ़ी रखे हुए किंतु ओठ के ऊपर का भाग साफ है। दाएं हाथ पर ताबीज बंधा है। नेत्र उन्मीलित हैं। दृष्टि नासिका पर स्थित है। मूर्ति का अधोभाग खंडित है। सिलखड़ी निर्मित दूसरी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यह मूर्ति घुटनों को ऊपर की ओर मोड़कर बैठी है। हाथ घुटनों पर स्थित है। नाक और मुखाकृति लंबी है। नुकीली दाढ़ी है। इसके नेत्रों पर सीपी अथवा पत्थर की पच्चीकारी युक्त पदार्थ जुड़ा है। स्त्रियों की भी कुछ आकृतियां मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु प्रदेश की खुदाई में बहुसंख्यक मात्रा में मुद्राएं, ताबीजें, मूर्तियां, खिलौने, गुड़िया, आभूषण व बर्तन मिले हैं। इन्हें देखने से तत्कालीन कलाकारों की विविध कलाओं का ज्ञान होता है। ये समस्त वस्तुएं साधारण मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, चूना पत्थर, लाल पत्थर, अमेजन पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती थी। कलाकृतियां हाथ और सांचे दोनों से बनती थीं। हड़प्पा की मृण मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रदहो आदि स्थानों से मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जो हाथ से बनाकर मिट्टी के बर्तनों की तरह पकाई जाती थी। बाद में इन पर पॉलिश की जाती थी। व्हीलर महोदय ने इन्हें मृण मूर्तियों की संज्ञा दी है और इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया है, मानवाकृति मूर्तियां
और पशु पक्षियों की मूर्तियाँ। मानवाकृत मूर्तियों में पुरुषों और स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं। पुरुष मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक पुरुष की मूर्ति है जिसका शरीर चिपटा है, नाक लंबी और समश्रु विहीन भरी हुई ठुड्डी है। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियों की विशेषता बताइए। सिंधु कलाकारों ने कई प्रकार के पाषाण का प्रयोग किया। सिंधु निवासी पाषाणों को बाहर से मांगते थे। हड़प्पा से प्राप्त 2 पाषाण मूर्तियों की मार्शल महोदय ने उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की है। इनमें से एक लाल पत्थर की बनी मानव मूर्ति है। दुर्भाग्य से इसका शीश कहीं टूटकर खो गया है, परंतु शेष शरीर का अनुपात एवं सौष्ठव दर्शनीय है। इस मूर्ति के विविध अंग अलग अलग बनाए गए हैं और बाद में किसी मसाले से शरीर में जोड़ दिए गए हैं। दूसरी मूर्ति नर्तक की प्रतीत होती है। यह काले पत्थर की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, अशोककालीन प्रस्तर स्तंभों के बारे में आप क्या जानते हैं। मौर्यकालीन प्रस्तर स्तंभ के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ अशोक के 81वें प्रस्तर स्तंभ हैं। फहियान ने अशोक के 6 स्तंभों और हिंगसान ने 12 स्तंभों को देखा था, परंतु स्तंभ संकीसा, नीव, लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली, सांची, रामपुरवा, कोसम, प्रयाग, लौरिया, अरराज, लहरिया, नंदगढ़, टोपरा आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन प्रत्येक स्तंभ को 2 भागों में विभक्त किया गया था। लाट और स्तंभ शीर्ष। लाट एवं सुंडाकार दंड है जिसकी लंबाई 40 फुट से 50 फुट तक है। स्तंभ शीर्ष लाट की चोटी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 39, सारनाथ बुद्ध पर मूर्तिकलात्मक टिप्पणी लिखिए। भगवान बुद्ध की मुद्राएं उनके जीवन से संबंधित हैं। सारनाथ में धर्म प्रचार के समय धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। सारनाथ केंद्र की निर्मित भूमि स्पर्श मुद्रा की अनेक मुद्राएं सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। धर्म चक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने स्थित हैं। दाएं हाथ पर अंगूठा और कनिष्ठिका बाएं हाथ की मध्यमा को छूती दिखलाई पड़ती है। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी, को शिल्पकला में सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएं बतलाइए। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्ति कला की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, मूर्तियों के वस्त्र चिकने एवं पारदर्शक प्रदर्शित किए गए हैं। मथुरा केंद्र की बनी मूर्तियों को छोड़कर गुप्तकालीन किसी बुद्ध प्रतिमा के वस्त्रों में सिलवटें नहीं हैं। दूसरा, दक्षिणावर्त कुलिट केस और उछड़ी गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों की विशेषता है। नंबर 3, गुप्तकालीन मूर्तियों की बाहें तिरछी नहीं वरन सीधी प्रदर्शित की गई हैं। नंबर 4, गुप्तकालीन मूर्तियों के सिर के पीछे प्रभा मंडल के रहने का संकेत मिलता है। नंबर 5, मूर्तियों के वक्षस्थल विकसित बनाए गए हैं और कंधों को प्रमुखता दी गई है। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।